ये सेकंड टर्म में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नीट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे और अब ये लेक्चर सीरीज चलेगी। उम्मीद है आप सब इसमें रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कंसेप्ट जो हम आपकी अच्छा कर सकें वो हम करेंगे। चलिए समझते हैं कि ये क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है। व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी, सपोज दैट ये एक बॉडी है, मास m है और हमने इस पे फोर्स लगाया, तो दिस फोर्स विल कॉज दिस बॉडी टू एक्सेलरेट, राइट? क्या ये फोर्स केवल एक्सेलरेट करता है? नहीं। आपने देखा होगा रोटेशनल मोशन, अभी हमने कुछ लेक्चर सीरीज लिया है कि बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो वो रोटेट भी करता है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। क्या ये केवल रोटेट करा सकता है, कुछ और भी करता है? नहीं, कुछ और भी करता है। क्या करता है? ये बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है। अब सवाल आता है कि ये डिफॉर्म कैसे करता है? आपने रबर के ऊपर देखा होगा कि जब आप फोर्स लगाते हो और उसको खींचते हो तो वो बड़ा हो जाता है। कोई चीज, बैलून है, उसको चारों तरफ से प्रेशर दिया, वो छोटा हो जाता है, राइट? अब ये डिफॉर्मेशन क्या है? बॉडी के मॉलिक्यूल अपने तरीके से एक दूसरे से अटैच रहते हैं और उसी मॉलिक्यूल के बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। ये वैसे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बट आप जानते होंगे कि दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं तो इसी बेसिस पे उसकी एक स्ट्रक्चर मिलती है। जैसे आइस क्यूब है, जैसे कॉपर वायर है, कॉइन है, ग्लास है, वुड है, ये जितनी भी चीज आप देख रहे हैं उसके बीच, उसके मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स है। इस फोर्स के बारे में हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो इसलिए कि अगर आप उस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, सपोज दैट ये दो मॉलिक्यूल है और ये किसी फोर्स से कनेक्टेड है, तो जब आप इस मॉलिक्यूल पे एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से लगाएंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। उससे पहले ये नहीं टूटेगा। तो अब सवाल आता है कि ये फोर्स है कौन सा? इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हिच फोर्स? इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट? इट इज डिफॉर्म। अब हम देखते हैं कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है अगली स्लाइड में, कि एक्चुअली ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ए फोर्स व्हिच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या ये एक्सटर्नल होता है? हाँ, ये एक्सटर्नल होता है, बट जब हम बॉडी के रिस्पेक्ट में सोचते हैं तो ये इंटरनल भी होता है। तो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी मे गेट डिफॉर्म्ड। ये मे गेट डिफॉर्म का मतलब क्या है? ये जो हम बोल रहे हैं मे गेट डिफॉर्म, क्योंकि जरूरी नहीं है। जैसे दीवार है और दीवार के ऊपर धक्का लगाओ, क्या वो हिलेगा? नहीं। क्या उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है? मे बी हो रहा हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसमें भी डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे बैलून पे आप फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मेशन आपको दिखता है, मुझे दिखता है, लेकिन वॉल पे डिफॉर्मेशन हमें नहीं दिखता है। तो अब इसको हम देखते हैं। लेकिन क्या ये डिफॉर्मेशंस हमेशा के लिए रहता है? नहीं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, जब ये पर्सन इसके ऊपर उछल रहा है तो ये जो प्लेट है, जो वुड का है या मटेरियल है, जो भी है, वो बार बार अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बॉडी के अंदर भी फोर्स है, वो भी डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल ही होता है। ये हमें जानना होगा। अब इस फोर्स के बारे में समझते हैं जरा। यहां पर हम देखते हैं एक टेप है। जब इस टेप को हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, फाइबर और टेप, हम देखते हैं कि ये एलोंगेट हो जा रहा है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं क्लास? दिस वेरी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो आपका सवाल आता है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी? It is the property by virtue of which a body try to regain its original shape and size, due to which body try to regain its original shape and size। हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपनी साइज को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है,
जब हम खींचते हैं रबर के साथ, आप ऐसा घर में अक्सर करते होंगे, तो वो चीज़ है। अभी आप कभी किसी मड में देखें, अगर आपने कभी मड में, अभी बारिश हो रही थी, काफ़ी कीचड़ होती, कभी कीचड़ में अगर आपने पैर दिया हो, कभी सीमेंटेड सरफेस पे, तो आपकी पैर का स्ट्रक्चर उसमें आ जाता है। तो वो क्या हो गया? उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी शेप को रिगेन नहीं किया। जैसे ये पैर का शेप है, ये वही शेप है, ये भी शेप वही है। इसने अपनी शेप को रिगेन नहीं किया, और अगर ये अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी ऐसी, ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ये जो प्लास्टिक आप सुनते हैं, ये उसी से आया है। तो इसलिए प्लास्टिक की चीज़ों को आप तोड़ते हो, वो टूट जाते हैं। जैसे ये जो है चाइना मार्बल जो होती है, ये जो क्रॉकरी जो होती है हमारे घर की, ये एक बार टूटती है, फिर ये रिगेन नहीं करती है इसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बिहेवियर हुआ ये इसका। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इट इज़? इट इज़ प्लास्टिक बिहेवियर। आई होप क्लास क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। ये प्लास्टिक बिहेवियर है इसकी। ये किस तरह से बॉडी रिगेन कर रहा है अपने शेप को, नहीं कर पा रहा है अपने शेप को, सॉरी। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमारा वर्क है, वो जो वर्क है वो केवल इलास्टिक बिहेवियर को समझना है, प्लास्टिक को नहीं समझना है। हमें किस चीज़ को समझना है? हमें इलास्टिक बिहेवियर को समझना है कि बॉडी की इलास्टिक बिहेवियर क्या है। तो ये जो इलास्टिक बिहेवियर है, इसको समझ 2 शेप की हेल्प लेने वाली है। विल टेक द हेल्प ऑफ 2 शेप्स। एक जो है वो स्प्रिंग है। यहाँ भी, लेकिन ये ज़्यादा एनिमेशंस में है। 2 बॉडी है वो जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है। ये बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से सिस्टम है। अ, तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये ऑलवेज़ मोशंस में होता है। तो अगर आप इसको खींच देंगे, सपोज़ दैट यहाँ से खींचा इधर और यहाँ से खींचा इधर, तो ये खींचने पे क्या होता है कि बॉडी अपनी शेप चेंज होगी, फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। ये जो बिहेवियर है, इसको हम इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं, और इसको आप ऐसे सोच सकते हो, जिसे आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट में। तो ये जो शेप है, इस तरह से जो शेप है, जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, बॉडी के ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम, वो क्या है? स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर से अटैच है। और ये जो अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट के कारण बॉडी अपनी शेप चेंज कर ले होने पे फिर से रिगेन करता है। जब भी बॉडी अपनी शेप चेंज करेगा, तो रिगेन करेगा वो अपनी शेप। अब सवाल, जितने भी सवाल है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, अगर आप इस 2 पिक्चर्स को ध्यान में रखें, तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। आगे जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल्स और भी समझाने वाला हूँ, तो मैं वहाँ पे दिखलाऊँगा कि कैसे ये 2 पिक्चर आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सो दीज़ 2 फिगर विल वर्क। अब वो कैसे वर्क करता है, ये ज़रा हम समझते हैं। तो नाउ वी विल सी क्लास कि इसमें क्या टर्म है। जब भी कोई नया टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो उसमें नया टर्म भी समझना पड़ता है। जैसे आप याद करो, जब हम ने रोटेशनल मोशन किया, तो हमने नया टर्म सीखा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ऐसी चीज़ें सीखा। हर चैप्टर फ्रिक्शन सीखा, तो उसमें भी नए टर्म थे, कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और डिफरेंट सारे टर्म। ऐसे इस चैप्टर में भी हमारे सामने नए टर्म्स हैं। हम सीखेंगे कि वो नए टर्म्स क्या हैं। तो 2 टर्म्स हैं हमारे पास, पहला है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन। अब हम देखेंगे कि ये टर्म कैसे होता है। तो स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ सवाल आता है, कौन सा फोर्स, किसका एरिया? तो वो हम एक पिक्चर से अभी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स experienced per unit area and is called stress. So force per unit area and is called stress. So force per unit area is called stress. So if there is a body like this,
and suppose we place it at, and we apply a force from upside over this, then this force upon this area is called what? Stress. Then this force per unit area is called stress. I hope clear class. तो ये जो है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो बॉडी के अंदर का फोर्स है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है और इसी को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास इस बात पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और ये किस तरह वर्क करता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी डालने जा रहा हूँ। आप निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।